श्वास। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। ये दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढके और आएंगे वापस। शॉर्ट में कोई भी बता दे कल हमने क्या पढ़ा था। मैम मैं बताऊं? बता दीजिए। मैम कल हमने पंचम अध्याय स्टार्ट किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो क्षेत्र होता है वो शरीर होता है, जो क्षेत्रज्ञ होता है वो परमात्मा मतलब ईश्वर होता है। फिर हमने पढ़ा था सृष्टि का क्रम पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था भोक्ता जो कि परमात्मा होता है, भोग्य मतलब प्रकृति या विषय, और जो भोग होता है विषय जिनको भोगा जा रहा है, और भोगायतन जो जिस शरीर से हम भोग रहे हैं। हमने चार अवस्थाएं पढ़ी थी। उसमें हमने जागृत जागृत अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, फिर सुषुप्ति अवस्था, फिर तुर्य अवस्था पढ़ी थी। फिर हमने प्राणी मात्र में जो श्रेष्ठ है उनका क्रम पढ़ा था, जिसमें देहधारी को बताया था। फिर उसमें देहधारी के बाद में देहधारी से सर्वश्रेष्ठ बताया बुद्धिजीवी को, बुद्धिजीवी से सर्वश्रेष्ठ बताया मनुष्य को, मनुष्य से सर्वश्रेष्ठ बताया ब्राह्मण को, ब्राह्मण से सर्वश्रेष्ठ बताया विद्वान को, विद्वान से सर्वश्रेष्ठ बताया था दृढ़ बुद्धि वाले को, और दृढ़ बुद्धि वाले से श्रेष्ठ बताया क्रियावान को, और सर्वश्रेष्ठ और क्रियावान से श्रेष्ठ बताया ब्रह्माविद को। उसके बाद में मैम हमने वो पढ़े थे कि 60 60 सांस में एक प्राण होता है, 6 प्राण मिलकर एक घटिका का निर्माण करते हैं, 5 घटिका एक राशि का निर्माण करती हैं, 12 राशियां मिलकर एक दिन बनाते हैं, और 30 दिन मिलकर एक महीना बनता है, और 2 माह बनकर एक ऋतु का निर्माण करती हैं, और 3 ऋतुएं बनकर एक अयन बनाती हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन ऐसे, और 6 ऋतु मिलकर एक वर्ष का निर्माण करते हैं। और फिर हमने राशियों का स्वरूप पढ़ा था, चल अचल और उभय। मैंने यहीं तक पढ़ा था। चलिए, थैंक यू नौरा जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने पंचम अध्याय स्टार्ट किया था, जिसमें हम आत्मा का स्वरूप, जीव की 4 अवस्थाएं और सृष्टि का क्रम, हमने 3 चीजें कल पढ़ी थी। आज हम राशि और ग्रहों के वर्णन के बारे में पढ़ेंगे, और हो गया तो षष्ठम अध्याय भी आज कंप्लीट हो जाएगा। देख लेते हैं। कल हमने थोड़ा सा नौरा जी ने वैसे बता ही दिया है। तो उसमें शक्ति ने प्रश्न किया था कि आत्मा अजर अमर है और जन्म मरण किसका, और देहांत होने पर कहाँ जाती है, आत्मा के बारे में पूछा था। और किसी का अंतकाल कैसे जाना जाता है, ये पूछा गया था, शक्ति ने पूछा था। वशिष्ठ जी ने बोला था कि आत्मा जब देह में आती है तो वह जीव कहलाती है। क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्रज्ञ मतलब यहाँ पर परमात्मा को कहा गया है। सृष्टि के क्रम बताए गए थे, भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय। 4 अवस्थाएं बताई थी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। और जो इसमें लिंग स्वरूप का जो स्वरूप था वह बताया था वायु रूप, और तेजो रूप यहाँ पे बताया गया था, जो हमारा लिंग शरीर था, कारण शरीर।
और यहाँ पर मृत्यु के लक्षण को किस तरीके जान सकते हैं हम, ध्यान योग के माध्यम से यहाँ पर हम जान सकते हैं इसे, ये बताया था। और यहाँ पर प्राणियों में जो श्रेष्ठ है उनका क्रम बताया था, अभी नौरा जी ने बता दिया है। और दाएं भाग में जो वायु चलती है वह विष रूप में होती है, और बाएं भाग में जो हमारी वायु चलती है वह अमृत रूप यहाँ पर बताई गई है। ये हमने टेबल पढ़ी थी, 60 श्वास का एक प्राण, 6 प्राण की एक घटिका, 5 घटिका की एक राशि, 12 राशियों का एक दिन, 30 दिन का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। आज हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल हमारी 12 राशियां हैं, जिसमें से ये 3 प्रकार की है, एक तो चल राशि है और एक अचल राशि है और एक उभय राशि है। उभय मतलब जो दोनों में रहती है, चल मतलब जो चलायमान होती है, मूवेबल होती है, वे वाम भाग में होती हैं, मतलब कि हमारे बाएं भाग में होती है। और जो हमारी अचल राशियां होती हैं वे हमारे दाएं भाग में होती हैं, मतलब कि राइट में। ये अचल होती हैं, ये स्थिर होती हैं मतलब। और उभय, उभय मतलब दोनों, चल और अचल दोनों होती हैं। ये 2 प्रकार की राशियां हैं। तो इसमें जो हमारे राशियों का क्रम है, वैसे तो मेष, वृषभ, मिथुन इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और मगर जो चल राशि है वह मेष, कर्क, तुला, मकर, वृश्चिक, कुंभ, मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि हमारी बताई गई है। ये चार्ट से भी एक बार पढ़ा था पहले। ये वाली जो हमारी है ये राशियों का क्रम है, इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये हमारी 12 राशियां इस तरीके से हैं। इनको पिक्चर के साथ भी आप लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो तो राशियों का क्रम हो गया, और चल भाग में और अचल भाग में। अब इसका वास्तविक क्रम क्या है, मतलब कि मेष है, मेष होती है हमारी चर। हर 3 राशियों के बाद हमारी एक चर राशि होती है, फिर स्थिरात्मक होती है और फिर उभयात्मक होती है। इस तरीके से यहाँ पे दिया है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं इस तरीके से। जो 12 राशियों का वास्तविक क्रम है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो जो हमारी मेष है और 3rd नंबर की है, नहीं 4th नंबर का है, और फिर हमारा हो गया आपका 7th नंबर, और हमारा हो गया फिर 10th नंबर। ये हमारी चर राशि है, इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। हर 3 के बाद हमारी चर राशि आ रही है, हर 3 के बाद हमारी स्थिरात्मक आ रही है, और हर 3 के बाद उभयात्मक आ रही है। उभयात्मक दोनों में, स्थिरात्मक मतलब हो गया अचल, जो ऊपर अचल दिया है उसी का मीन्स यहाँ पे स्थिरात्मक है, जो स्थिर रहती है। फिर यहाँ पे जो चर राशि है वो वाम भाग में रहती है, और स्थिरात्मक जो है दाहिने भाग में रहती है, और उभयात्मक जो राशि है वो दोनों भाग में कही जाती है। ठीक है, इतना ओके है सभी को? जी मैम। जी मैम। यहाँ पे भी वही चीज दोबारा दी गई है, द्विस्वभाव मतलब वही हो गया आपका उभयात्मक। फिर यहाँ पे नाड़ी बताई गई है, यहाँ पे 5 प्रकार की नाड़ी, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व। ये नाड़ियां पता नहीं, यहाँ पर इनको नाम दिया गया है। वायु तत्व को प्रथम नाड़ी, और अग्नि तत्व को दूसरी नाड़ी, पृथ्वी तत्व को तीसरी नाड़ी, और जल तत्व को चौथी नाड़ी, और 5वीं नाड़ी को आकाश तत्व यहाँ पर कहा गया है। तो जैसे हमारी नॉस्टल में हमारी जो वायु चलती है, एक तरफ तो हमारी 2 नॉस्टल होती हैं, उसमें एक तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी इस तरीके से चलती है। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो वायु तत्व है, वायु तत्व में जब हमारी हम श्वास लेंगे और नाक के एक तरफ वायु चलती है, जब वायु तत्व में होती है। जो दूसरी नाड़ी है वह अग्नि तत्व वाली है, ये ऊपर की ओर चलती है। और जो पृथ्वी तत्व वाली नाड़ी है ये दोनों ओर चलती है। और जो चौथी नाड़ी है ये जल तत्व वाली नासा तल में चलती है, नाक के नीचे नीचे। और जो 5वीं नाड़ी है आकाश तत्व वाली, नाक के ठीक नीचे खाली स्थान में चलने के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो ये 5 तत्व हैं, और इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं, पिक्चर से।
तो ये नॉस्ट्रल यहाँ पर दिया गया है। जो हमारी वायु तत्व वाली है वह कहाँ चलती है? वायु तत्व वाली जो हमारी कहाँ चलती है? एक साइड, एक तरफ। एक तरफ। नाक के एक तरफ वायु चलती है, कोई भी एक है तो एक तरफ हम मान लेते हैं, इस तरफ ये नाक के एक साइड में चलने को लिए कहा जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें कहा जा रहा है जो दूसरी नाड़ी है अग्नि तत्व, अग्नि तत्व की जो नाड़ी है वह किस साइड चलती है? ऊपर की। ऊपर की ओर। ऊपर की ओर। तो अग्नि को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो अग्नि की लपटें जाती है वह ऊपर की ओर जाती है। तो अग्नि तत्व कहाँ चलता है हमारा? ऊपर की ओर चलता है। ऊपर की ओर। ठीक है, और जो हमारा पृथ्वी तत्व है वह कहाँ चल रहा है? दोनों। दोनों ओर। तो ये नाक के दोनों ओर चल रही है, इस साइड भी चल रही है और इस साइड भी चल रही है। ठीक है, तो ये नाक के दोनों ओर होगी। और जो हमारा जल तत्व है नासातल। नासातल, मतलब बिल्कुल नाक के नासातल। नीचे 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 होके जो जा रहा है वो हो गया आपका नासातल। तो जल कहाँ जाता है हमारा? पृथ्वी में ही नीचे 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 आता है। तो उस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जल तत्व जो है नासातल के नीचे नीचे है। फिर बात हो रही है आकाश तत्व की। आकाश तत्व का है ऊपर। नाक के खाली ठीक स्थान। नीचे खाली स्थान में, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं हम। ये जो बीच वाला स्थान है नीचे नीचे के साइड में, जो इस स्थान में जो चल रहा है वो आकाश तत्व है। आकाश का मतलब क्या होता है? शून्य होता है। शून्य मतलब कि जहां पर खाली स्थान हो, तो वह खाली स्थान में चल रही है। इस तरीके से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो वायु तत्व नाक की एक तरफ, अग्नि तत्व ऊपर की तरफ, जो और हमारा पृथ्वी तत्व है वह दोनों साइड है, जो जल है वो नीचे की ओर है, और जो आकाश तत्व है वह बीच में चलने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, ओके सभी को। जी मैम। फिर राशियों में ग्रह दो के संयोग से, जो ग्रह के संयोग से इस राशि में भूत वर्तमान और भविष्य को शुभ और अशुभ फल को जाना जा सकता है। इसमें बताया गया जो हमारी राशियां हैं, जो हमारी 12 राशियां, उसमें जब ग्रहों का संयोग हो जाता है, उस संयोग से इस शरीर में भूत वर्तमान और भविष्य के शुभ और अशुभ फलों को हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे से हमारा एक क्वेश्चन आया है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व एवं अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं? गुरु राहु, शुक्र मंगल, बुध रवि, चंद्र और शनि, शनि और बुध। इस तरीके से बताया गया, ये क्वेश्चन आए और ये विकल्प है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो तत्व हैं यहाँ पे दिए गए हैं, 5 तत्व हमने ऊपर पढ़े थे अभी। ये वाले 5 तत्व वायु, अग्नि तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व पढ़े थे। अभी इन्हीं की बात से आगे करें। जब वायु तत्व जब चल रहा हो, नाक के एक साइड हमारी जब वायु चल रही हो, उसमें अगर गुरु और राहु हो, ठीक है, वायु तत्व में गुरु और राहु यहाँ पे बताए गए हैं। अग्नि तत्व में शुक्र और मंगल यहाँ पर बताया गया है। पृथ्वी तत्व में बुध और रवि यहाँ पे बताया गया है। और जल तत्व में चंद्रमा और शनि बताए गए हैं। और आकाश तत्व में कोई भी ग्रह नहीं है। तो हमने 4 याद करने हैं, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, क्योंकि आकाश में तो कोई भी ग्रह नहीं है। तो वायु तत्व के साथ हमारे कौन कौन से ग्रह दिए गए हैं? गुरु और राहु दिए गए हैं। तो इनको हम इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि दोनों में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है। तो ये ट्रिक बनाई थी राहुल सर ने, तो उसी ट्रिक से आप मैम लर्न कर। तीनों में भी तो आ रही है, वायु में भी तो उ आ रहा है। तीनों में भी तो कर सकते हैं कि वायु, हाँ, गुरु और वायु, गुरु, राहु। राहु, तो तीनों में ही ऊ की मात्रा आ रही है। इस ट्रिक से भी इसको लर्न कर सकते हैं कि वायु तत्व में गुरु और राहु है। फिर आपका अग्नि तत्व, अग्नि तत्व में शुक्र और मंगल है। शुक्र भी उत्तेजना का है, और जो मंगल ग्रह होता है वो भी लाल ग्रह, वह भी उत्तेजना का है। तो इस तरीके से हम अग्नि से शुक्र और मंगल को याद कर सकते हैं। फिर आगे हमारा पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व में बुध और रवि ये सबसे पास होते हैं पृथ्वी के, इसलिए इसको बुध और रवि इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। फिर है जल तत्व, जल तत्व में चंद्र भी ठंडा होता है और शनि भी ठंडा ग्रह है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। कोई भी ग्रह साथ नहीं होता आकाश तत्व में। अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो आप क्वेश्चन में बताएंगे बच्चे सही, तो वायु तत्व और अग्नि तत्व में कौन से ग्रह चलते हैं? क्या होना चाहिए आंसर? फर्स्ट गुरु ए और बी राहु फर्स्ट वायु फर्स्ट तत्व में होगा मैम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। तो जो हमारे वायु तत्व में जो हमारे ग्रह चले थे वो गुरु और वायु, कैसे वायु में भी ऊ की मात्रा और गुरु और राहु में भी, तो हो गया आपके वायु तत्व। और अग्नि तत्व में दोनों ही उत्तेजना वाले थे, शुक्र और मंगल। तो इस तरीके से ए और बी हमारे हो गए। बुध और रवि किस चीज के लिए था? पृथ्वी के लिए। पृथ्वी के लिए था। चंद्र और शनि किस चीज के लिए था? जल के लिए। जल के लिए। ठीक है, शनि और बुध नहीं दिया गया किसी भी चीज के लिए। तो इस तरीके से इसको लर्न कर लीजिएगा। पूर्व कर्म में उदित ग्रह सर्वत्र सौम्य तथा पश्चात कर्म में उदित पाप ग्रह होते हैं। इस तरीके से बताएं तो पूर्व कर्म मतलब गुरु शुक्र बुध चंद्र, ये जो हमारे हैं ये हमारे सौम्य हैं। और शनि राहु मंगल रवि और शनि ये हमारे यहाँ पर पाप ग्रह बताए गए हैं। जो पश्चात कर्म है, पूर्व कर्म में सौम्य और पश्चात कर्म में पाप ग्रह बताए गए हैं। ठीक है, फिर नाक के दाहिने भाग में शुभ कारक ग्रह, जब नाक में दाहिने भाग में शुभ कारक ग्रह है राहु मंगल रवि शनि है। और नाक के बाएं भाग में चलने से सौम्य और शुभ कारक ग्रह गुरु बुध और शुक्र चंद्र है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। शुभ कारक नाक में जब दाहिने साइड चल रहे हैं तो हमारे राहु मंगल और रवि और शनि ये वाले हैं। इस तरीके से ये टेबल लर्न कर लेंगे तो आगे की चीजें भी आपको याद हो जाएंगे। तो राहु मंगल रवि शनि ये दाहिने भाग में चल रहे हैं तो ये शुभ कारक हैं। और बाएं भाग में गुरु बुध शुक्र और चंद्र चल रहे हैं तो ये सौम्य और शुभ कारक ग्रह बताए गए हैं। ये बाएं भाग के लिए और ये दाएं भाग के लिए। बट मैम पहले दाहिने भाग को पाप बोला था ना? कहाँ पर? पहले जो आया था दाहिने नासिका को पाप एंड लेफ्ट को पुण्य, ऐसे कुछ आया ये था। बताया गया नाक में जब अमृतमयी। दाहिने भाग में चल रहे हैं, जब अमृत, हाँ। हमारा सूर्य स्तर चल रहा है तब ये वाली चीजें बताई गई हैं। मैडम वॉइस नहीं आ रही है आपकी, बहुत स्लो आ रही है वॉइस। तो सही स्लो आ आ रही रही है है? मैम। नहीं मैम ठीक है वही। आ रही है, आ रही है। ये वाली बात कह रहे हैं। जी दाएं मैम। विष रूप में हाँ, और बाएं और भाग में अमृत रूप में। अमृत का बोला था। यहाँ पे ग्रहों की बात चल रही है। जब नाक के दाहिने भाग में जब हमारी स्वर चल रहे हैं तो उस वक्त शुभ कारक ग्रह कौन से होंगे? राहु मंगल रवि और शनि यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, और जब नाक के बाएं भाग में हमारा स्वर चल रहा है तो उस वक्त गुरु बुध शुक्र और चंद्र की होगी। तब वो शुभ कारक ग्रह हमारे गुरु बुध शुक्र और चंद्र होंगे। ठीक है, क्लियर है? मैम इसको एक बार देख लीजिएगा ना, मुझे भी डाउट हुआ था इसको, ये मैम बोल रहे हैं ना, यही डाउट मुझे भी हुआ था कल मैंने इसको रीड किया था तब, कि चलिए फिर अशुभ हो बाएं भाग में अशुभ होना चाहिए शायद, वरना जो लिखने में मिसप्रिंट हो गया हो। बाएं में अमृत होना चाहिए, दाहिने में अशुभ होना चाहिए। चलिए एक बार मैं चेक कर लूंगी, फिर भी कल फिर आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है। ओके मैम। हम्म बाएं भाग से चलने पे पाप ग्रह भी शुभ कारक तथा सौम्य ग्रह निश्चय ही अशुभ कारक
होते हैं। बाएं भाग में चलने के लिए यहाँ पर बताया गया है पाप ग्रह भी शुभ कारक तथा सौम्य ग्रह में निश्चय ही अशुभ कारक होते हैं। श्वास लेते सभी ग्रह शुभ और छोड़ते समय अशुभ होते हैं। जब भी हम श्वास लेते हैं वो सभी ग्रह शुभ कारक होते हैं और छोड़ते समय अशुभ होते हैं। यहाँ पर बताया मैम इससे पहले वाली लाइन समझ में नहीं आई, ये बाएं भाग में चलने पर पाप ग्रह, ये वाली लाइन एक बार फिर से समझा दीजिए। अब ये वाला जो मैं पार्ट है ये कल एक बार अच्छे से आपको पढ़ के फिर बताती हूँ फिर इसके बारे में, ठीक है। ये जो ओके दो मैम। लाइनें हैं उसके बारे में। फिर यहाँ पे प्रश्नकर्ता एवं फल का संबंध बताया गया। जैसे आप किसी से आप कुछ पूछने जा रहे हैं या प्रश्नकर्ता, पहले के टाइम में क्या होता था, जो ऋषि मुनि थे वो किसी से प्रश्न करते के लिए जाते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जैसे उन्होंने बताया जैसे आपका स्वर चल रहा होता है उसी तरह से आपका उसका वहां पर फल मिलता है। उसी तरह बताया गया जैसे आजकल के हम इंटरव्यू फेस करते हैं तो उसके लिए बताया गया कि शुभ फल कब होगा या अशुभ फल कब होगा। तो जो स्वर चल रहा है उसी तरफ प्रश्न करता हो तो शुभ फल होगा। जो स्वर चल रहा है, हमारे स्वर का कैसे पता चलता है आप लोगों को पता है, कोई बता सकता है? स्वर चलने का मीन्स क्या होता है? हम जैसे सांसों को चेक करते हैं ना, हाँ, ठंड होता है, गर्म होता है, इस गर्म तरह है कि से। ठंडी है, और ठीक से चल रही है, वेग से भी पता करते हैं। किससे? मैम जैसे फ्लो होता है ना इनका, तो उससे भी पता करते हैं कि भाई धीरे चल रही है तो। नहीं, हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का पता कैसे चलता है कि अभी हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है या चंद्र नाड़ी चल रही है? गर्म और ठंडे से मैम। गर्म ठंडा। इस तरीके से हम नाक के नीचे अपने हाथ को लगाते हैं और जिस नाड़ी से हमारी ज्यादा श्वास बाहर आ रही है तो उस टाइम वो वाली नाड़ी आपकी चल रही होगी। इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारी चंद्र नाड़ी अभी चल रही है या सूर्य नाड़ी। जिस नाड़ी से हमें ज्यादा श्वास आती बाहर नजर आती है ऐसे करते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। जिस नाक से भी हमारी श्वास बाहर को आ रही है तो वो नाड़ी हमारी उस टाइम पे चल रही है, चाहे सूर्य नाड़ी है या चंद्र नाड़ी। इस तरीके से, ठीक है। इनका तो ये टाइमिंग भी कुछ है ना मैम? ऑल्टरनेट करते रहते हैं हर 2 घंटे में टाइमिंग, या ये ऐसे सूर्य कुछ? नाड़ी और चंद्र नाड़ी चलते रहते हैं। टाइमिंग तो एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 3.5 घंटे है, इस तरीके से कुछ चलता है शायद। जो स्वर चल रहा है, मगर अभी हमारा दायां स्वर चल रहा है या बायां स्वर चल रहा है उसकी बात हो रही है। तो जो स्वर चल रहा है उसी तरफ प्रश्न करता हो तो शुभ फल होगा। जो स्वर नहीं चल रहा उस तरफ प्रश्न करता हो तो व्यर्थ फल होगा। तो इसको हम एक पिक्चर से समझते हैं। जैसे आपके पिक्चर है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये आपका हो गया दायां साइड और ये हो गया आपका बायां साइड। अगर दायां साइड आपका स्वर चल रहा है और दाएं तरफ ही आपके जो पूछने वाले हैं वो बैठे हुए हैं तो आपको यहाँ पर शुभ फल प्राप्त होगा, ऐसा बताया गया है। और आपका अगर जो स्वर नहीं चल रहा है, मतलब कि आपका ये स्वर नहीं चल रहा है और इस तरफ कोई बैठ गए हैं जो भी आपके प्रश्न करता है तो आपको यहाँ पर व्यर्थ फल होगा, मतलब कि आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। वशिष्ठ मुनि जी के अनुसार ये कह रहे हैं बात, ठीक है। ओके इतना? मैम चलिए। अब यहाँ पे आगे को दाहिना और पीछे को बायां कहा गया है। जो मतलब आगे, आगे मतलब क्या हो गया आपका दाहिना स्वर और पीछे का मतलब हो गया आपका बायां स्वर कहा गया है। जब दायां स्वर चल रहा है, सामने से कोई प्रश्न पूछ रहा है, दायां स्वर से सामने मतलब आगे से, तो आगे का मतलब है दाहिने से। जब दायां स्वर चल रहा है और दाहिने से सामने से कोई प्रश्न पूछ रहा है वो तो शुभ कारक होगा। और बायां स्वर चल रहा है और सामने से कोई प्रश्न पूछता है, मतलब कि दाहिने स्वर से कोई प्रश्न पूछता है तो अशुभ फल वहां पर उसको प्राप्त होगा। तो ये कह रहे हैं जब दाहिना स्वर, जब ये दाहिना स्वर चल रहा है और सामने से कोई प्रश्न, सामने मतलब दाहिने से ही कोई प्रश्न पूछ रहा है तो शुभ फल उसका प्राप्त होगा। और अगर बायां स्वर चल रहा है, अगर आपका इधर का स्वर चल रहा है और सामने से कोई प्रश्न पूछ रहा है, सामने से मतलब कोई दाहिने से ही कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसका अशुभ फल होगा। मतलब कि सेम नॉस्ट्रल यहाँ पर चलने के लिए बात की गई है। अगर दाहिने से ईश्वर चल रहा है तो आपको दाहिने से ही कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछेगा तो उसका शुभ फल होगा। इस तरीके से यहाँ पे बात की गई। और पीछे का मतलब यहाँ पर है बायां स्वर, बायां भाग।
मैम दाएं दाई दाया स्वर चले और दाई तरफ कोई बैठा हो, तो सामने सही है। मतलब दाहिना, यहाँ पर इसको हाँ, शॉर्ट में आप दाहिना भी लिख सकते हैं, सामने मतलब दाहिना। ठीक है, और बायां स्वर चल रहा हो और बाई साइड से कोई पूछे तो वो गलत है, ऐसे गलत। बोलना चाह रहे हैं। ओके हम्म। मैम। पीछे का मतलब हो गया आपका बायां स्वर। तो जब दायां स्वर चल रहा है और बाएं से कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसका व्यर्थ फल होगा। और बाएं स्वर चल रहा है आपका, लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है और लेफ्ट से ही कोई प्रश्न पूछ रहा है तो वो शुभ कर्म है। मतलब कि इसका मतलब कि एक निचोड़ ये हो गया कि जहां से आप मतलब कि आपका जो भी स्वर चल रहा है उस साइड ही आपका प्रश्नकर्ता बैठा रहना चाहिए, तभी उसका शुभ फल होगा। अगर अपोजिट नॉस्ट्रल चल रहा है तो उसका फल व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि दाएं बैठे रहे अभी मैं बुलाया होता है और हर से हटा दाएं स्वर चल रहा है, जब आपका दायां स्वर चल रहा है और पीछे से मतलब यहाँ से पीछे मतलब बाएं से आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसका व्यर्थ फल हो जाएगा। और जब आपका बायां स्वर चल रहा है मतलब कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है और आपसे यहाँ बाएं से ही कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसका फल शुभ कारक हो। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सभी को किसी का माइक ओपन है। मैम मतलब इसकी ट्रिक ऐसे हो सकती है कि दाया और दाया बेस्ट है, बायां हम्म और बायां बेस्ट है, लेकिन ये जो विपरीत मिलेंगे दाया बायां वो अशुभ हो जाएगा। जिस नॉस्ट्रल से आपका, जैसे आपका दायां भाग चल रहा है तो दाएं साइड ही आपका प्रश्नकर्ता बैठा रहना चाहिए। इसका मीनिंग ये है, अगर बाएं से आपका नॉस्ट्रल चल रहा है तो बाएं साइड कोई बैठा है तो वो शुभ है। नीता साहू जी अपना माइक बंद कर लें, म्यूट कर लें। नीता साहू जी। नेक्स्ट फिर यहाँ पे स्वर की बात है कि दाएं स्वर में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और बाएं स्वर में हमें कौन से कार्य करने चाहिए। तो दाएं स्वर में हमें भोजन करने के लिए यहाँ पे कहा गया है, मैथुन करने के लिए कहा गया है, युद्ध करने के लिए कहा है, था धन संग्रह। दाया मतलब क्या होता है हमारा सूर्य नाड़ी। जब हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है उस टाइम की बात की गई है, सूर्य नाड़ी में हमें भोजन और युद्ध, धन संग्रह और मैथुन आदि क्रिया करनी चाहिए। और जो हमारा बायां स्वर चलता है, बायां स्वर हो गया आपका चंद्रनाड़ी। लेफ्ट नॉस्ट्रल, इसमें यात्रा, विवाह कर्म और शुभ कर्म करने की बात की गई है चंद्र नाड़ी में। थेरेपी में भी हम देते हैं ना आजकल, हाई बीपी लो बीपी में इस तरीके की थेरेपी देते हैं। फिर कह रहे हैं बाएं भाग से श्वास चलते समय वायु और अग्नि तत्व भी हो तो विद्वान को यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब यात्रा की बात आ गई है। जब बाएं भाग में श्वास चलते समय वायु और अग्नि तत्व भी हो, वायु तत्व और अग्नि तत्व का मतलब है यहाँ पर जो अभी हमने पहले लाइन पढ़ी थी, वायु तत्व में श्वास कहाँ चलती है, ऊपर की साइड, और अग्नि तत्व में कहाँ चलती है हमारी, नहीं वायु तत्व में एक साइड में चलती है और अग्नि तत्व में ऊपर की साइड होती है। जो श्वास चलती है बाएं भाग में, श्वास चलते समय वायु और अग्नि तत्व भी हो तो विद्वान को उस टाइम पे यात्रा नहीं करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और जब बायां स्वर चलने पर रहने पर भी पृथ्वी और जल तत्व, पृथ्वी तत्व कहाँ था हमारा, दोनों साइड था, और जल तत्व नासातल में था। तो बाएं स्वर चलते रहने पर भी पृथ्वी तत्व और जल तत्व हो तो गमन सुखपूर्वक होता है, यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है बाएं स्वर चलने पर आकाश तत्व होने पर, आकाश तत्व कहाँ पर था हमारा, बीच में चलता है, यत्न पूर्वक गमन नहीं करना चाहिए, मतलब कि कोशिश करके भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे ये जाने की क्रिया के बारे में बताया गया है। तो हमारा जो बायां स्वर था वहां पे यात्रा के लिए बोला गया है, तो यात्रा के समय जब ये वायु तत्व और अग्नि तत्व की बात की गई है, जब वह उस टाइम पे चलते हैं उसके लिए शुभ और अशुभ बताया कि विद्वान को यात्रा नहीं करनी चाहिए। जब पृथ्वी और जल तत्व है तो तब उसको गमन करना चाहिए, और आकाश तत्व हो तो जाना ही नहीं चाहिए, मतलब इस तरीके से बताया गया। ओके है इतना सभी को? जी मैम। फिर जो हमारा 12 राशियां हैं, राशियों का समय कितना है एक दिन में, राशि एक दिन में कितने घंटे चलती है?
चौबीस आवर 24 घंटे चलती है। एक राशि एक दिन में 2 घंटे चलती है, तभी वो 24 होगी ना, 12 राशियां। तो उन्हीं के बारे में बताया। जो प्रथम राशि कौन सी है हमारी? मेष राशि। मेष राशि है। तो प्रथम राशि में वायु के अनियमित होने पर, यहाँ पे नियमित की नहीं बात नहीं, अनियमित होगी उसकी बात की जा रही है। जब प्रथम राशि में हमारी वायु अनियमित होगी तो हमारा चित्त विक्षेप होगा, हमारा जो चित्त है एक जगह पे एकाग्र नहीं होगा, चित्त विक्षेप होगा और उद्देश्य में सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसको एज इट इज लर्न कर लीजिएगा। द्वितीय राशि में तत्काली धन की हानि और दुख प्राप्त होता है। जब हम द्वितीय राशि में हमारी वायु अनियमित होगी तो तत्काल धन की हानि हो जाएगी और दुख प्राप्त होता है। तीसरी राशि में अगर वायु अनियमित होगी तो यात्रा दुखदायक होती है। चौथी राशि में धन का नाश होता है। पंचम राशि में रास्ता भूलकर भटक जाते हैं अनियमित होने पर। छठी राशि में वायु अनियमित होने पर कठिनाई होती है। सातवीं राशि में वायु अनियमित होने पर रोग होता है। आठवीं राशि में वायु अनियमित होने पर मृत्यु की प्राप्ति होती है, मृत्यु हो जाती है। और 9वीं राशि में वायु अनियमित होने पर बुद्धि का नाश होता है। 10वीं राशि में शारीरिक कष्ट होता है और 11वीं राशि में मित्र का नाश होता है और 12वीं राशि में सब काम बिगड़ जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इन राशियों में पंच महाभूतों के स्थानों और वायु संचार में विपरीत होने पर भी सभी प्राणियों को भय और राजा को भी संताप होगा। इन राशियों में, ये जो 12 राशियां हैं, में पंच महाभूतों के स्थानों और वायु संचारों में विपरीतता होने पर, जब वे अपने स्थान मतलब कि सही रूप से नहीं चलेंगे तो सभी प्राणियों को भय होता है, जो सारे प्राणी उनको भय है, और राजा, जो राजा भी है उसको भी संताप होगा, राजा भी उससे बच नहीं पाएगा, कहने का मीन्स यहाँ पर है, यही है। तो यहीं पर यहाँ पे पंचम अध्याय हमारा समाप्त होता है। राशि और ग्रह, इसमें से किसी को कुछ पूछना है? ओके है, जी मैम। चलिए अब हम छठा अध्याय इसका स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ही है, कंप्लीट हो जाएगा आज। तो मृत्यु से छुटकारा पाने का उपाय यहाँ पे बताया है। 5th अध्याय में क्या पूछा था शक्ति ने मृत्यु के बारे में? हमने 5वां अध्याय कल पढ़ा था, उसमें क्या पूछा था शक्ति ने मृत्यु के बारे में? उन्होंने वहां पर पूछा था कि लक्षण क्या है मृत्यु का, लक्षण क्या है। यहाँ पर वह मृत्यु से छुटकारा पाने का उपाय, ठीक है। तो वशिष्ठ जी यहाँ पर 4 उपाय बता रहे हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र प्रणव जप को बता रहे हैं, फिर त्र्यंबक जप की बात कर रही है, फिर सोहम या नारायण स्तुति, और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में समाधि की यहाँ पर बात की गई है। तो मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले गायत्री या प्रणव मंत्र के द्वारा पहले आत्म विशुद्धि के लिए प्राण को संयम कर निर्मल चित्त होकर शरीर में स्थित ओमकार रूपी परम तत्व को जानकर उस ओमकार अक्षर को अपने स्वरूप में न्यास करने से मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है। मतलब कि न्यास मतलब स्थापित करना, ओम को स्थापित करना है अपने शरीर में, प्राण को संयम करना है, चित्त को निर्मल करने की यहाँ पर बात की गई है, और अपने शरीर में न्यास करने के लिए बात की है ओमकार की। मतलब कि सबसे पहले गायत्री या प्रणव मंत्र का जप करना है, यहाँ पे बताया गया है। फिर त्र्यंबकम मंत्र के विधान से अपने हृदय में जप करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। रुद्र मंत्र को बोला गया है यहाँ पे। सोहम मंत्र की उपासना करने पर मृत्युजय होता है, ऐसा न कर पर स्वयंभू लिंग की बाह्य उपासना करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। फिर नेक्स्ट है 3rd, हृदय कमल पे नारायण देव का चिंतन करने के लिए कहा गया है। 3rd नंबर पे हृदय कमल पे विष्णु जी का ध्यान करने के लिए बोला गया है। विष्णु जी के हमने ध्यान के जो पढ़े थे कि उनका रूप कैसा कैसा है, उसका चिंतन यहाँ पर करने के लिए बोला गया है। फिर समाधि क्रम से भी मृत्यु को यहाँ पर टाला जा सकता है। सभी संकल्पों से रहित शून्य अवस्था को समाधि कहते हैं। जब हमारी शून्य अवस्था हो जाती है, किसी चीज का कर्म बंधन नहीं रहता, तो वह समाधि की अवस्था है। शून्य अवस्था जो है हमारी समाधि की अवस्था है। जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता ही समाधि कहते हैं, समाधि की बात की जाती है। और ध्यानादि क्रम, जो हमारा ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, ध्यानादि जो कर्म है, ध्यान के बाद क्या आ जाता है हमारा समाधि। तो ध्यान और समाधि के क्रम से जो रहित जो अवस्था है, जब हमारा ध्यान भी हट जाता है, उसे शून्यता कहते हैं।
समाधि क्रम से विशेष रूप से मृत्युंजय होते हैं और उसे योग वेता भी कहा गया है। यहाँ पे योग वेता भी कहते हैं, जो समाधि क्रम से मृत्युंजय होते हैं, मृत्यु को जीत लेते हैं, बात की गई है। और तो इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। प्रथम उपाय ओम का जप, द्वितीय उपाय त्र्यंबकम मंत्र का जप, थर्ड नंबर पे नारायण का ध्यान और चतुर्थ नंबर पर समाधि। ये छठ अध्याय है। एक बार हम बुक से भी देख लेते हैं इसका शॉर्ट में जो दिया गया है छठम अध्याय के बारे में। मैम योग वेता के बारे में आगे कहाँ बोला था, एक बार आया था। क्या कह रहे हैं? योग वेता के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है ना। योग वेता के बारे में योग उपनिषदों में पढ़ा है। उसमें योग वेता वेद वेता दो तरह के हमें व्यक्तियों की बात कही गई है वहां पर बार बार। वहां पे अजपा गायत्री के लिए बोला गया है, जब हम गायत्री मंत्र को जपते हैं वहां पर योग वेता वह हो जाता है, ऐसा वहां पे वर्णन आता है ना योग वेता के लिए। जब हम गायत्री मंत्र जप करते हैं वहां पे योग वेता का वर्णन आया है। सब टेक्स्ट में अलग अलग योग वेता का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ संहिता के इस अंतिम अध्याय में शक्ति इस प्रश्न के बारे में जिज्ञासा रखते हैं कि मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, और वशिष्ठ जी ने निम्न प्रकार से उत्तर देते हैं। बाहरी और आंतरिक लक्षणों के आधार पर अपने मृत्यु काल के विषय में ज्ञान प्राप्त कर साधक को चाहिए कि वे शांत और समाहित बना रहे। ठीक है, जब वह जान लेता है कि उसकी मृत्यु आने वाली है तो उसको शांत रहना है और समाहित रहना है। शास्त्र द्वारा बताए गए स्वकर्मों का आचरण करें। जो भी शास्त्रों में आचरण बताए करने के लिए कार्य कहा गया है उनको करना है, तथा निष्काम भाव से तारक मंत्र अर्थात ओम जप करें। निष्काम भाव से बोला गया, आसक्ति रहित जो बोला गया है, ऐसे कर्म करने के लिए बोला गया है। तारक मंत्र को यहाँ पर ओम जप को क्या बोला गया है, तारक मंत्र भी बोला गया है, इस चीज का ध्यान में रखेंगे। यह व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करता है तथा ब्रह्म ज्ञानवान बनता है। ठीक है, फिर तंद्रे वशिष्ठ जी ने प्रणव नाम तारक मंत्र का वर्णन करते हैं। आरंभ में सत्य मात्र विद्यमान था जो सभी का कारण था। इसी सत्य से ओम के रूप में ज्ञातव चतुर्वर्णीय अक्षर पैदा हुआ है। ओम के 4 मात्राओं की यहाँ पर बात हो रही है, अ उ और म, और जो चंद्राकार है वह चतुर्वर्णीय अक्षर पैदा हुआ है। जो कोई अपने कपालस्थ मतलब कि अपने ललाट के कपाल पर जो हमारे ललाट का स्थान है ओमकार का ध्यान करते हुए प्रणव का जाप करता है, वह मृत्यु पे विजय पाकर दीर्घायु बनता है। एक तो हो गया आपका प्रणव जप, पहला जो बताया गया था। फिर नेक्स्ट हो गया मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए त्र्यंबकम मंत्र जाप तथा रुद्राध्यान के अन्य मार्ग भी बताए गए हैं। पहले तो सबसे प्रणव मात्र है, दूसरा हो गया आपका त्र्यंबकम मंत्र जाप या रुद्राध्यान करने के लिए कहा गया है। थर्ड नंबर, यदि कोई मृत्यु से भयभीत है वह अपितृ रहने पर भी मृत्यु संजीवनी का जाप करे, क्योंकि त्र्यंबक के अतिरिक्त कोई मृत्यु बचाने वाला नहीं है। यहाँ पर ये हो गया आपका सेकंड नंबर। अब आगे आपका थर्ड नंबर, मृत्यु पर विजय पाने का एक अन्य उपाय भी है। अनाहत पद स्थिति नारायण, मतलब कि अनाहत चक्र मतलब जो हृदय स्थान है उस पे पद स्थिति जो कमल पर स्थित नारायण का जाप करना है तथा स्वयं को उसी में पूर्णतः लीन कर लेना है। मृत्यु को टालने में ये परम विधि यहाँ पर बताई गई है। योग का अंतिम अंग समाधि का अभ्यास यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। तो ये आपके 4 आपके हो गए हैं, ओमकार जप, त्र्यंबक मंत्र या रुद्राध्यान। ओमकार जप को यहाँ पर तारक मंत्र भी बोला गया है, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे नारायण का ध्यान, और फोर्थ नंबर समाधि का ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो यहीं पर आपका छठम अध्याय भी खत्म होता है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? ओके है सभी को? मैम इसमें ये मंत्र का सीक्वेंस याद करना है और कहाँ कहाँ पे ध्यान रख के करना है, बस ये इतना ही है ना? यही इतना ही लर्न करना है बस। है तो बहुत बड़ा काफी, मगर इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। ये याद कर लीजिएगा कि ओमकार जप लग रहा है कहाँ पर करना है और उसको क्या क्या प्रणव मंत्र नहीं बताया क्या? इसको बोलते त्र्यंबकम को प्रणव क्या है फर्स्ट नंबर पर, गायत्री या प्रणव मंत्र? गायत्री या प्रणव मंत्र। और प्रणव मंत्र में क्या आएगा मैम? कपालस्थ, कपाल के यहाँ पर ओम 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 ही का उच्चारण करना है। हाँ, ओमकार का ध्यान करने के लिए बोला। यस हाँ यस, ठीक है, थैंक यू। हाँ
और सेकंड नंबर पे त्र्यंबक मंत्र जाप और रुद्र का ध्यान करना है, रुद्र आराधना, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा अनाहत पर नारायण का जाप करने के लिए बोला गया है। और लास्ट में सबसे बाद में समाधि का अभ्यास करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इतना ओके है सभी को? जी मैम। ठीक। जी तो फिर हमारे 16 मर्म की बात, 18 मर्म की बात आई थी, तो यहाँ पे सब में अलग अलग दिया गया है, बार देख लेंगे। तो ये हमारे षोडश आधार और मर्म की बात है। जो 18 मर्म है ये त्रिशिको ब्राह्मण के अनुसार दिए हैं, इसमें सीक्वेंस से नहीं दिया गया है, ठीक है। और जो हमारी वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठ संहिता में हमारे सीक्वेंस से ये 18 मर्म दिए गए हैं। पादंकुष्ठ, गुल्फ, पिंडिका, जानु, जानुमूल, उरुमध्य, पायुमूल, देहमध्य, लिंग, नाभि, जो भी है ये ब्रह्मरंध्र तक हमारे 18 मर्म दिए गए हैं। फिर हमारे षोडश सिद्धांत पद्धति के अनुसार हम देखें तो पैर का अंगूठा, फिर मूलाधार है, फिर गुदा है, फिर मेडलिंग है, उद्यान है, नाभि है, हृदय है, कंठ है, घटिका, तालु, जिह्वामूल, भूमध्य, नासिका, नासिका मूल के कपाट में, और फिर ललाट और ब्रह्मरंध्र। और फिर ये हट प्रदीपिका के अनुसार है। हट प्रदीपिका में वैसे तो पूरा नहीं दिया गया, साइड में जो दिया बताया गया उसमें पांव का अंगूठा। यहाँ पे सेकंड नंबर पे गुल्फ है, और यहाँ पर वशिष्ठ संहिता में भी गुल्फ दिया गया है। जो ये इससे सिद्धांत पद्धति के ये अलग है थोड़े। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे जानु है, और वहां पर पिंडिका में, सब में अलग अलग दिया गया है। तो सबको अलग अलग आपको वैसे ही लर्न करना पड़ेगा कि किसमें क्या दिया गया है। हट प्रदीपिका के उससे आपको वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। जो 3 है आपके वशिष्ठ संहिता और सिद्धांत पद्धति के हिसाब से ज्यादा पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। 16 आधार से प्रश्न आते हैं क्या? 16 आधार से भी आया हुआ है, और यहाँ पे आपका पाद अंगुष्ठ दोनों से आ सकते हैं आपके, क्योंकि 16 आधार हमारे सिद्धांत पद्धति में दिए गए हैं ना, तो उसमें से आ सकता है। मैम, वशिष्ठ संहिता और सिद्ध सिद्धांत में सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा, और त्रिशिको उपनिषद में जरूरी नहीं है ना? नहीं, उसके सीक्वेंस नहीं दिया गया है उसमें, तो मेरे ख्याल से सीक्वेंस तो उसमें से नहीं आएगा। नहीं ना, हाँ, बस यही दोनों में सीक्वेंस याद करना है, सिद्ध सिद्धांत और वशिष्ठ संहिता। संहिता और सिद्धांत पद्धति का याद कर लीजिएगा। यस मैम, थैंक यू। हाँ मैम, वशिष्ठ संहिता में 2.5 का क्या है मैम? वो मर्मा में ये आपका अंगुल दिए हुए हैं कि कितने अंगुल क्या चीज जाती है। 2.5 अंगुल, ओके, अंगुल का है क्या वो? अंगुल का है। पाद अंगुष्ठ 0 है, फिर 4.5 अंगुल उसका आपका गुल्फ संधि है। पिंडिका मध्य 10 अंगुल बाद है, जानु मूल 11 अंगुल बाद, जानु फिर 2.5 अंगुल, फिर उरु जो मध्य है वो 9 अंगुल, पायु मूल 9 अंगुल, फिर देह मध्य 2.5 अंगुल ऊपर है, फिर 2.5 अंगुल ऊपर लिंग है, फिर 2.5 अंगुल नाभि, नाभि से फिर 10.5 अंगुल है, फिर 14 अंगुल आपका हृदय मध्य स्थान है, फिर 6 अंगुल कंठकूप है, फिर 4 अंगुल जिह्वा मूल है, फिर नासा मूल 4 अंगुल है उससे, फिर नेत्र प्रदूष आधा अंगुल है, फिर भूमध्य आधा अंगुल है, ललाट 3 अंगुल है, और फिर ब्रह्मरंध्र 3 अंगुल है। ये अंगुल को भी याद करना है। अंगुल वैसे एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा बहुत अच्छे से नहीं, अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो कुछ ध्यान में रख लीजिएगा, एक बार नजर मार लीजिए। मर्मा पॉइंट का नाम नहीं है, खाली अंगुल ब्रह्मरंध्र में क्या रहता है वही दिया है। 3 अंगुल पे मर्मा पॉइंट रहता है। पूरा जो शरीर होता है जो 96 अंगुल का होता है ना, पूरे शरीर का माप क्या है? 96 अंगुल है। तो उसी के हिसाब से दिया गया है कि आपका जो 0 है, जो आपका पैर का अंगूठा है, उससे जो आपका गुल्फ संधि 4.5 अंगुल है, उसका नाप बताया गया है। फिर 4.5 अंगुल से जो पिंडी का मध्य है वो 10 अंगुल यहाँ पर बताया गया है ना। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। बोलिए मैम, जो हम ये 16 आधार हैं और मर्म स्थान है, तो इन्हें मर्म स्थान क्यों बोलते हैं और 16 आधार, ये मतलब समझ में नहीं आया मुझे। मर्म स्थान, मर्म किसे कहते हैं ये पता है आपको? नहीं पता मैम। मर्म हमारे आयुर्वेद में दिया गया है। आयुर्वेद में वहां पर 108 मर्म स्थानों की बात की गई है। 107 पॉइंट है ना। प्रेशर पॉइंट अलग होते हैं, मर्म स्थान अलग होते हैं। आयुर्वेद के स्थान से जो किससे ना मैम, जैसे शरीर पे कहीं पे भी आघात लगता है ना,
तो वो नाजुक हिस्सों को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौरा जी क्या कह रही है? नाजुक हिस्सों को बोलते हैं। हाँ, नाजुक हिस्सा भी बोल सकते हैं, मर्म स्थान होते हैं। और इससे आजकल थेरेपी भी की जाती है। थेरेपी यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर थेरेपी देते हैं, उससे रोगों का इलाज भी होता है आजकल, मर्म चिकित्सा उससे बोलते हैं। तो आयुर्वेद में तो 107 बताया गया, और जो वशिष्ठ संहिता में इसमें 18 मर्म स्थान बताए गए हैं। तो वह ऐसे स्थान होते हैं कि जिन पे चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे ये संवेदनशील हमारे शरीर में स्थान होते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है कुंज जी। और जो 16 आधार है, 16 आधार जो है वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, जो कहते हैं ना हम जालंधर बंद लगाते हैं, तो हमारे सभी जो 16 आधार होते हैं ये हमारे शरीर के आधार बताए गए हैं। तो ये वहां पर बंद हो जाते हैं जब हम जालंधर बंद लगाते हैं, ये बताए गए। मैम ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं मर्म में। साध्य प्राणायाम, कालांतर प्राणायाम, इस तरीके से होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और इसके मतलब एनर्जी का चैलेंज, अगर एनर्जी रुकी हुई है तो उसको प्रेस करने से ये फ्लो में आ जाती है। पर अगर आपको टिक पॉइंट पता हो तो उसे प्रेस किया जाता है, नहीं तो इसे छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना जाने इसे छेड़ने से अकाल मृत्यु भी हो जाती है। मतलब पता नहीं इतना ज्यादा डिटेल। तो मर्म में तो जैसे हमारा टॉप में है यहाँ पे अधिपति मर्म होता है, एक सीमांत मर्म होता है जो मर्म चिकित्सा में हम पढ़ते हैं। वो तो 107 अलग है, मगर ये वाले 18 मर्मों की बात यहाँ पर अलग की गई है। ठीक है, ठीक है कुंज जी, यस मैम। आ गया समझ में अब? थोड़ा थोड़ा। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चलिए अब बताएंगे षष्ठम अध्याय में किस किस चीज का वर्णन है? षष्ठम अध्याय में किस किस चीज का वर्णन है? आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो? यस मैम यस मैम आ रही है। यस मैम। किसी का रिप्लाई नहीं आया तो मैंने सोचा आ रही है आवाज, में नहीं आ रही। गायत्री मृत्यु से बचने का उपाय ना, ये सारे तो हम्म, मृत्यु से बचने का उपाय है। उपाय आयुष्य सिंह, प्रणव जप, गायत्री जप, त्र्यंबकम जप और नारायण जप और समाधि, 4 चीजों के बारे में वहां पर बताया गया है। मृत्यु से बचने का उपाय क्या क्या है? ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो हमारी जो नाड़ियां हैं, जिसमें चौथी नाड़ी है उसमें कौन सा तत्व है? चौथी नाड़ी में हमारा कौन सा तत्व है? पंच महाभूतों में से कौन सा तत्व है? नौरज जी का आया है। जल तत्व की वहां पर बात की गई है, जल तत्व है, वेरी गुड। और जल तत्व कहाँ चलता है वो भी बताएं। जल तत्व नाक के किस ओर चलता है? नासा तल में, नासिका के नीचे, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो हमारी प्रथम नाड़ी है वह कौन सी है? प्रथम नाड़ी कौन सी है? वायु। और वायु का स्थान कौन सा है? नाक के किस ओर चलती है? मानसी जी बताएं इसका आंसर कि वायु तत्व किस ओर चलता है? ये नाक से एक तरफ में चलता है। ये नाक के एक तरफ में चलता है। अब मुझे बताएंगे जो आकाश तत्व है उसका स्थान कहाँ है? नाक में वह किधर की साइड चलता है? मिडल। आयुषी जी कह रही है मिडल। नीता साहू जी बताएं किस ओर चलता है? नीचे खालिस्तान में। नौरा जी कह रहे हैं नीचे खालिस्तान में। मानसी जी ठीक नीचे बीच में।
अभी कौन ऐड हो रहा है? नेक्स्ट मुझे बताएंगे पृथ्वी तत्व। पृथ्वी और तत्व किस ओर चलता है नासिका में? बोथ साइड, दोनों तरफ चलता है। अब मुझे बताएंगे अग्नि तत्व के ग्रह कौन से हैं? अग्नि तत्व में कौन से ग्रह चलते हैं या ग्रह होते हैं? शुक्र और मंगल, कुंज जी कह रहे हैं और आयशी सिंह जी शुक्र और मंगल कह रहे हैं। महुआ पाल जी इसका आंसर करें। शुक्र और मंगल दोनों ही लाल है, अग्नि भी लाल है। अब मुझे बताएंगे जल तत्व। जल तत्व में कौन से ग्रह चलते हैं? आयुषी जी का, नौरा जी का और मनीषा जी का, कुंज बिहारी जी का आंसर आ रहा है। पूजा गौर जी इसका आंसर करें। चंद्र और शनि। क्या कह रहे हैं? चंद्र और शनि। चंद्र और शनि यहाँ पर बताए गए। ठीक है। आकाश तत्व में कौन से ग्रह हैं? कोई नहीं। वेरी गुड। कोई भी नहीं दिए गए आकाश तत्व में। अब मुझे बताएंगे जो चल राशियां हैं वह कौन से भाग में रहती हैं? जो चल राशियां हैं वह कौन से भाग में रहती हैं? बाएं भाग में रहती हैं, लेफ्ट में रहती हैं। लेफ्ट इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे अचल। जो अचल राशियां हैं वह किस भाग में रहती हैं? राइट में रहती हैं। ओके। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो उभय राशियां हैं वह कौन से स्थान में रहती हैं? उभय राशियां बोथ कह रहे हैं राइट। राइट में नहीं है, दोनों साइड हैं। राइट और लेफ्ट दोनों साइड में चलती हैं। बताई गई है। अचर है या उभयात्मक है? अभी आ रही वॉइस? जो हमारी मेष राशि है, चर है, अचल है या उभयात्मक है? मेष राशि चल चल बता रही। ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो सिंह राशि है, सिंह राशि कैसी है? चल है, अचल है या उभयात्मक है? अचल राशि है, स्थिरात्मक मतलब कि अचल राशि। राइट है सभी का आंसर। अब नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो मीन राशि है, मीन राशि किस प्रकार की राशि है? उभयात्मक बताई गई। छह प्राण का क्या बनता है? छह प्राण से क्या बनता है? एक घटिका। सभी का आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट है एक अयन में कितनी ऋतुएं होती हैं? 3 ऋतुएं यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है। जो स्वर चल रहा है उसी तरफ प्रश्न करता हो तो उसका फल कैसा होगा? शुभ या अशुभ? शुभ बता रहे हैं सभी। आयुषी जी, कुंज जी, शुभ्रा जी, मानसी जी। राइट है।
अब दायां स्वर चल रहा है और सामने से ही कोई प्रश्न पूछ रहा है तो वह फल कैसा होगा? शुभ। इसका आंसर भी शुभ शुभ होगा। दायां स्वर चल रहा है और सामने सामने मतलब दाहिने से कोई बैठा है तो उसका फल भी शुभ होगा। बाएं स्वर में किए जाने वाले कर्म कौन से हैं? बाएं स्वर में किए जाने वाले कर्म कौन से हैं? विवाह, शुभ कर्म, कुंज जी का, आयुषी जी का, मनीषा जी का, सोनिया जी का, सभी का आंसर आ रहा है। तो इसमें यात्रा, विवाह और शुभ कर्म की बात की गई है। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। जो पंचम प्रथम राशि में वायु अनियमित होने पर उसका क्या फल है? प्रथम राशि में वायु के अनियमित होने पर क्या फल है? चित्त विक्षेप। मानसी जी कह रहे हैं चित्त विक्षेप, आयुषी सिंह जी और सोनिया शाह जी कह रही हैं चित्त विक्षेप होता है। सातवीं राशि पे वायु के अनियमित होने पर क्या होता है? ओके, रोग हो जाता है। ठीक है। 12वीं राशि में वायु के अनियमित होने पर क्या होता है? काम बिगड़ जाता है। सभी का आंसर राइट आ रहा है। चलिए यहीं पे हम क्वेश्चन खत्म करते हैं और जो हमारा डाउट वाला टॉपिक है कल उसको मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, चलिए सभी अपना कमर गर्दन सीधा कर लेंगे। आंखें बंद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें बंद, आंखों को रखें और आए वापस।